नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे चर्चा कर रहे हैं। भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण एक्ट था। इसका एक अन्य नाम है। इसमें हम पहले देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, मेन फीचर्स इसके देखेंगे, स्पेशल फीचर्स इसके क्या थे उस पर देखेंगे, इसके संबंध में जो विभिन्न विद्वान के स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर कंक्लूजन को देखेंगे। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। मार्ले मिंटो सुधार इसका एक अन्य नाम था। मार्ले जो है वो भारत सचिव है। मार्ले यहाँ पे भारत सचिव हैं और मिंटो जो है वो वायसराय हैं। भारत सचिव और वायसराय दोनों का पद 1858 के एक्ट से पाया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट शासन यहाँ पे लेती है 1858 में और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से यहाँ से हटा देती है। तब की बात है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड को जरा देखते हैं। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि 1892 के एक्ट के दोषों को दूर करना इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही थी कि आप लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करिए। तो दूसरा था कांग्रेस के नरम दल को है ना संतुष्ट करना। मॉडरेट जो है, दो तरह के दल हैं, एक नरम दल और एक गरम दल, और ये नरम दल वाले भी लगातार सुधार की मांग करते आ रहे थे कि आप लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करें। दूसरा बात ये था कि एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो गरम दल वगैरह जो थे उनके अतिवादियों को, कांग्रेस में अतिवादियों को ये अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि उस पर हावी हो, ठीक है। तो इसलिए उसको रोकना, इनको रोकने के लिए कहा कि नहीं, रिफॉर्म तो लाना पड़ेगा। उसके बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकना, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो विचारधारा के थे, जैसे बंगाल विभाजन के समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंग्रेज़ों के खिलाफ समीकरण बनने लगे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए यह जरूरी था कि एक नई तरह की परिवर्तन लाया जाए, और वो परिवर्तन कैसे आएगा, तो 1909 के एक्ट के माध्यम से लाने का इसने प्रयास किया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको मार्ले मिंटो सुधार आया। फिर इसके नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या थे, इसके क्या क्या प्रावधान थे। उसके पहले इसमें मेन प्रोविजंस सेकंड पेज पे आएगा। इसमें हम देखते हैं केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में, इसमें देखिए आप इस पेज में देखिए, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में, ये बहुत टेक्निकल है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। निर्वाचित जो सदस्य थे, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई दोनों विधान परिषदों में। प्रांतीय विधान परिषद यानी कि पीएलसी में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की जो है बहुमत स्थापित किया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, आप मेजॉरिटी में आ गए। यानी बहुमत मतलब पीएलसी में जो है, डायग्राम को देखिए आप लोग, 50% से एबव हो सकते हैं, यानी कि आप मेजॉरिटी में आ सकते हैं। लेकिन देखिए इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया यहाँ पे, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में से भी नामांकित और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक ही। अब ठीक है कि हम नॉन ऑफिशियल मेंबर का एक ग्रुप है, उसमें आपने जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसकी संख्या तो आपने बढ़ा रखा है, ठीक है, और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या भी अधिक है। तो इन दोनों सदस्य जो मिल जाते थे, सरकारी और मनोनीत, तो वो बहुमत तो फिर उसी का हो गया, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी यानी गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक बनी हुई है। तो जब गैर निर्वाचित सदस्यों की अधिक संख्या बनी हुई तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो ये कैसा हो गया, ये जो प्रांतीय विधान परिषद में यानी पीएलसी में जो सदस्यों की संख्या में वृद्धि एक मात्र दिखावा रह गया, बस सिर्फ जो है एक दिखावा रह गया। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंसिल की अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जैसे डायग्राम में देखिए, यूपी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में इनकी संख्या 50 कर दी गई और छोटे प्रांत में 30 कर दी गई, है ना। तो ये जो है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। फिर अब अगले प्रावधान में हम देखते हैं मेन फीचर्स में इसका कि केंद्रीय विधान परिषद, अभी तक तो हमने प्रांतीय विधान परिषद देखा, अब केंद्रीय विधान परिषद को सबसे पहले हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1892 के एक्ट में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों की संख्या 16 थी, ठीक है। अब उस सदस्य को संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। लेकिन 60 के अलावा 9 जो है, सुमित सरकार कहते हैं कि 9 जो है वो पदेन सदस्य है।
तो 9 जो है वो पदेन सदस्य हैं, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 60 + 9। ये बहुत टेक्निकल है, आप लोग ध्यान से देखिए डायग्राम को और ध्यान से सुनिए इसको। तो 60 + 9 हो गया बराबर टोटल हो गया 69 सदस्य हो गए CLC में। अब सुनिए, 69 सदस्य को दो भागों में हमने बांट दिया, एक सरकारी और दूसरा हो गया गैर सरकारी। एक सरकारी और दूसरा हो गया गैर सरकारी। सरकारी को हम शासकीय भी कहते हैं और नॉन गवर्नमेंट को अशासकीय कहते हैं। अब समझिए गैर सरकारी के समीकरण को, जो 32 सदस्य हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक है 27, जो कि 27 जो है वो निर्वाचित हैं या चुने हुए हैं। 27 जो है इसमें निर्वाचित या चुने हुए हैं, और 5 जो हैं वो मनोनीत हैं। किसके द्वारा? तो वायसराय के द्वारा। 5 जो हैं गैर सरकारी में मनोनीत हैं वायसराय के द्वारा, इसको नामजद भी कहते हैं। अब हम 27 जो निर्वाचित हैं उसके समीकरण को समझते हैं। देखिए इसमें क्या खेल किया इन्होंने। 8 सदस्य जो है 27 में से, जो निर्वाचित सदस्य में से 8 गो के लिए तो मुस्लिम आरक्षित यानी पृथक निर्वाचन के अंतर्गत जो मिंटो ने किया यहाँ पे, है ना, तो उसको लिए एकदम 8 सदस्य जो है फिक्स कर दिया। तो 27 8 चला गया उधर, 2 जमींदारों के लिए फिक्स कर दिया गया, 4 जो है ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए फिक्स कर दिया गया। तो आपका 8 है 4 12 2 14, तो 27 - 14 बराबर 13 सदस्य ही जो थे 27 सदस्य में से वो सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आए। तो यानी कि अभी भी देखिए मेजॉरिटी तो उन्हीं लोग की है, सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत 13 ही आ गए और 14 सदस्य जो है इधर उधर करके उन्होंने अपने पक्ष में ले लिया। तो अभी भी देखिए उनकी जो है मंशा नहीं है एक सही मतलब चुनाव प्रणाली में सुधार करने की। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जो होते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आज होता है ना इनडायरेक्ट रूप से, जैसे हमारे सांसद विधायक ये सब राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से, हम डायरेक्ट तो वोट नहीं डालते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। निर्वाचन प्रणाली कहाँ लागू की गई? विधान परिषदों में। ठीक है, अब निर्वाचक मंडल 3 तरह के थे, बड़ा ध्यान देने वाली बात है। निर्वाचक मंडल 3 तरह के थे, एक साधारण निर्वाचक मंडल, एक वर्ग विशेष का निर्वाचक मंडल माने क्लास बेस्ड निर्वाचक मंडल है ना, और एक विशेष निर्वाचक मंडल है। ठीक है, तो इस तरह से निर्वाचक मंडल थे। फिर हम देखते हैं कि स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी किसको कहते हैं? पंचायत या नगर पालिका जो है उसको कहते हैं लोकल बॉडी, है ना। जैसे बिहार सरकार ने लोकल बॉडी में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और वो पहला राज्य है। तो इस तरह से जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। अब स्थानीय निकाय जो है से गठन होता था निर्वाचन परिषद का, और निर्वाचन परिषद गठन करते थे, डायग्राम देखिए आप लोग, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को, और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन करते थे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को। तो एक तरह से स्थानीय से आपका आ गया केंद्रीय, तो एक तरह से लिंक इससे जुड़ा हुआ था। फिर हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि भारतीयों के लिए कहा हमने लिखा है कि एक कलंक, विभाजन के बीज यहाँ पे रोपा गया 1909 के एक्ट के द्वारा। मुसलमानों के लिए 1909 में पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। ये इस एक्ट के सबसे खराब जो है माने रिफॉर्म थे भारतीयों के लिए, और सबसे अच्छे रिफॉर्म रहे अंग्रेजों के लिए। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, इसके अंतर्गत क्या किया गया? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। सोचिए ऐसा कितना बड़ा विडंबना है कि आप जहां वोट देने जा रहे हैं तो जो है मतलब आपके धर्म का, उसी के धर्म को आप वोट देंगे, तो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। जो सांप्रदायिकता था उसको क्या किया? लीगलाइज कर दिया, माने लीगल राइट दे दिया कि हाँ ठीक है आप सांप्रदायिकता जो है फैलाइए। इस तरह से सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया, है ना, वो जनक बन गया इसका लॉर्ड मिंटो। इसके अलावा भी देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की नीति। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गई। ठीक है, कैसे विशेष रियायत दी गई? देखिए डायग्राम को देखिए, CLC और
पीएलसी में जनसंख्या के अनुपात में, जैसे देखिए जनसंख्या के अनुपात में आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना था, प्रतिनिधि, जैसे 10 लाख की जनसंख्या मान लीजिए कि एगो भेजना है, तो आप 10 ही लाख के जगह पे हिंदू और मुसलमान दोनों भेजेगा, लेकिन नहीं, मुसलमानों के लिए मान लीजिए कम कर दिया, सपोज कीजिए ये 5 लाख पे भेजिए आप, तो कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने की व्यवस्था कर दी गई। तो ठीक है, 1909 के एक्ट में इसमें शक्तियों में विस्तार किया गया, जैसे बजट पे अब आप विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, सार्वजनिक हित के विषय पर भी आप प्रस्ताव रख सकते थे। तो ये सब जो है व्यवस्थापिका में विस्तार भी किया गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं 1892 के एक्ट में क्या था कि पूरक प्रश्न, यानी हमने पढ़ाया था कि पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री प्रश्न आप बजट उजट पे नहीं पूछ सकते आर्थिक मामलों में, लेकिन 1901 में ये चीज़ किया गया कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते। तो ये ठीक है भैया कि ये बने भारतीयों के लिए अच्छा था कि व्यवस्थापिका में इसमें सुधार किया गया। ठीक है, फिर साधारण प्रश्नों पर मतदान का भी अधिकार दिया गया, तो ये भी है, लेकिन अभी भी जो है गवर्नर जनरल को बहुत सारा राइट है, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिला है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक मेन फीचर्स, जो स्पेशल फीचर्स हमने लिखाया था, जो स्पेशल फीचर्स में क्या क्या बात है कि काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव के परिषद में जो है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, 2 भारतीयों को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में पहली बार क्या किया गया, नॉमिनेटेड किया गया। और उसी तरह वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भारत में है, सत्येंद्र पी सिन्हा को, सत्येंद्र पी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो वायसराय को, माने मिंटो की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको चुना गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम कि इसमें है 1909 के एक्ट से संबंधित जो है कथन है कि मुंशी साहब कहते हैं 1909 के एक्ट के बारे में कि इन्होंने माने अंग्रेजों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, है ना, अंग्रेजों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। रैमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ठीक है, अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। फिर हम देखते हैं कि मिंटो कहते हैं आगे, एक मिंटो जो है एक मार्ले जो हैं उनको पत्र लिखते हैं। मार्ले मतलब कि भारत सचिव हैं जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो 1858 के एक्ट से आए हैं। ठीक है, तो उनको एक पत्र लिखते हैं किस संबंध में, पृथक निर्वाचन का जो बीज रोपे हैं मिंटो, जो जनक हैं, है ना, सांप्रदायिकता का। तो कहते हैं कि नाग के दांत बो रहे हैं, जैसे नाग है तो उसमें दांत लगा रहे हैं, कौन, मिंटो लगा रहे हैं दांत, यानी कि मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन दे रहे हैं वो दांत लगा रहे हैं, तो दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ठीक है, तो देश का विभाजन हो गया 1947 में कंक्लूजन में। ठीक है, तो विभाजन में हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ये है एक जो है विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। आज भी ये समस्या समाधान नहीं हो रही है और कई हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों की जान जा रही है इस मुद्दे को लेकर। तो इसका बीजारोपण यहीं से किया गया था। इसके सारांश में अगर हम देखते हैं कि चुनाव प्रणाली भारतीयों के पक्ष में भी नहीं थी, जो पूरी व्यवस्था थी, चुनाव की सिस्टम थी, वो पूरे भारतीय के पक्ष में नहीं थी। पृथक चुनाव प्रणाली, धर्म के आधार पर देश का विभाजन, है ना, इनकम के आधार पे अभी भी जो है वोटिंग राइट दिया गया, उत्तरदायी सरकार नहीं, अभी सिर्फ परामर्शदाती भूमिका दी गई। ठीक है।